नई बहू निकली जादुई नागिन। स्वरागिनी का आज गृह प्रवेश होता है। उसके साथ सुजाता दरवाजे पर उसकी आरती उतारते हुए कहती है, बहू, तेरा हमारे इस गरीब खाने में स्वागत है। इस चावल के कलश को पैर से उड़ेल कर अंदर आ जा। स्वरागिनी चावल का कलश उड़ेल कर घर में प्रवेश कर देती है, जिसके बाद वो अपनी शादी की कई रस्में को भी पूरा कर देती है। सारी रस्में खत्म होने के बाद स्वरागिनी अपने कमरे में सोने चली जाती है। आधी रात का समय होता है। घर के सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। तभी स्वरागिनी नींद से उठती है और चलने लगती है। लगता है सब लोग सो गए हैं, यही सही मौका है। ऐसा कहते ही स्वरागिनी अपनी छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते स्वरागिनी एक सांप के रूप में आ जाती है और अपने हाथ जोड़ने लगती है। उसके हाथ जोड़ते ही उसकी पूंछ में से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसके बाद स्वरागिनी अपनी आंखें खोलती है। अब कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे मेरे पति की परेशानी का समाधान मिल गया। ऐसा कहते ही स्वरागिनी वो सारे सोने के सिक्के इकट्ठे करके कपड़े में बांधती है और अपने कमरे में अपने पति के अलमारी में रख देती है और चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ऋतिक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलता है, उसे अपनी अलमारी में सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के अलमारी में? सिक्के कहां से आए? अरे स्वरागिनी, जरा देखो, यहाँ कितने सारे सोने के सिक्के हैं। क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। लगता है ये भोले बाबा की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तुम सही कहती हो। तुम हमेशा भोले बाबा की पूजा करती हो, शायद ये वही आशीर्वाद है। अब मैं अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकता हूँ। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। ऋतिक बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उन सभी सोने के सिक्कों की मदद से अपनी कंपनी शुरू कर देता है, जिसके चलते उसकी कंपनी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। और एक दिन ऋतिक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे माँ, ये लो मिठाई खाओ। लेकिन बेटा, ये मिठाइयाँ किस लिए? माँ, अब हमें इस छोटे से मकान में रहना नहीं पड़ेगा और हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपको पता है, मेरी खुद की कंपनी शुरू हो गई है। क्या? कहीं तू झूठ तो नहीं कह रहा? अरे बेटा, अपनी गरीब माँ को ऐसे अमीर वाले सपने मजाक में तो नहीं दिखा रहा? देख, अगर ये मजाक है तो यहीं बंद कर दे। अरे नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। और अब हम इस छोटे से मकान में नहीं रहेंगे। स्वरागिनी, ये लो, तुम भी अपना मुंह मीठा करो। ऋतिक और उसकी माँ को इतना खुश देखकर स्वरागिनी बहुत खुश होती है। भोलेनाथ, अपनी कृपा बस इसी प्रकार मुझ पर बनाए रखना। ऐसा कहकर स्वरागिनी अपने कामों में लग जाती है। देखते ही देखते वो लोग छोटे से बड़े मकान में पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन अचानक से ऋतिक बहुत उदास होता है। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है? नहीं स्वरागिनी, कंपनी में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसकी भरपाई कैसे होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर स्वरागिनी ऋतिक और अपनी सास को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात के समय स्वरागिनी नींद से जागती है। उसकी काली काली आंखें भूरी भूरी दिखने लगती हैं और वो देखते ही देखते छत पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके जाते ही सुजाता की भी आंखें खुल जाती हैं। अरे, ये बहू इतनी रात के समय छत पर क्या करने गई है? जरा मैं देखूं तो सही। ऐसा कहकर सुजाता ये देखने के लिए उठ खड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ छत पर स्वरागिनी अपने नागिन के रूप में आ जाती है और हाथ जोड़कर भोलेनाथ को याद करती है, जिसके बाद देखते ही देखते उसकी पूंछ में से खूब सारे पैसे ही पैसे निकलने लगते हैं। भोलेनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वरागिनी इतना कहकर सारे पैसे इकट्ठे करके छुपा लेती है और छत से नीचे आने लगती है। उसको नीचे आते हुए देख सुजाता कहती है, अरे बहू, इतनी रात के समय तू छत पर क्या करने गई थी? कुछ नहीं माँ जी, दरअसल मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो सोचा मैं छत पर टहलने चली जाऊं। ऐसा कहकर स्वरागिनी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सुजाता को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद स्वरागिनी वो सभी पैसे ले जाकर ऋतिक के तकिए के नीचे रख देती है और सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ऋतिक को उसके तकिए के नीचे खूब सारे पैसे मिलते हैं। हे भगवान, कितने सारे पैसे हैं, लेकिन इतने सारे पैसे आए कहां से? ऋतिक पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो स्वरागिनी से कहता है,
जब से तुमने इस घर में कदम रखे हैं मेरी तो सभी परेशानियां दिन प्रतिदिन दूर होती जा रही हैं। कल तक मुझे इतनी टेंशन थी, लेकिन आज देखो तुम्हारे भोलेनाथ ने फिर से हमारी मदद की। इतने सारे पैसे भोलेनाथ के अलावा और कौन रख सकता है भला। आपने बिल्कुल सही कहा। बस ये तो भोलेनाथ का कमाल है जो उन्होंने अपनी सारी कृपा हमारे ऊपर बरसा रखी है। ऋतिक खुशी खुशी अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस दिन नाग पंचमी होती है। स्वरागिनी बहुत खुश होती है और नाग पंचमी की पूजा की तैयारियां करने लगती है। आज की रात मैं अपने रूप में आऊंगी और भोलेनाथ की पूजा करने जाऊंगी। स्वरागिनी अपने कमरे में कपड़े तय करते हुए ये कह रही थी कि तभी सुजाता दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सुन लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मेरी बहू अपने कौन से असली रूप की बात कर रही है। आज की रात मुझे इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और सभी लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात के समय अचानक से बीन बजने की आवाज आती है, जिसकी आवाज से सुजाता और रागिनी की नींद खुल जाती है। रागिनी बहुत सुंदर कपड़े पहनकर सबसे छुपकर घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आखिर बहू जंगलों के बीचों बीच कहाँ जा रही है? जंगलों से गुजरते गुजरते स्वरागिनी एक भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाती है, जहां वो अपने असली नागिन के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सुजाता बहुत हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरी बहू एक नागिन है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नागिन के रूप में आने के बाद स्वरागिनी अपनी नाग पंचमी की पूजा करती है। कुछ ही देर में सुजाता उसके सामने जाती है और उससे कहती है, कौन हो तुम और एक नागिन होकर तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? लगता है भोलेनाथ की यही इच्छा थी कि मैं उनके सामने पूरा सच बताऊं। दरअसल मेरा नाम शिवन्या है और आपकी होने वाली बहू स्वरागिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन एक दिन वह मुझे ढूंढते ढूंढते जंगलों के बीचों बीच आ गई। वह मुझे अपनी शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण देने आई थी, लेकिन उसी वक्त कुछ इच्छाधारी नागों ने उसे डस लिया, जिसके बाद वह मर गई। मरते मरते उसने मुझे कहा था, शिवन्या, कुछ ही समय में मेरी शादी है। अगर मेरी शादी नहीं हुई और मेरे पिताजी को मेरे मरने की खबर मिली तो वे जीते जी मर जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जगह तुम मंडप में बैठ जाना। इतना कहकर मेरी प्यारी सखी उसी समय मर गई और उसका वादा पूरा करने के लिए मैंने अपना भेष बदला और स्वरागिनी बनकर मैंने ऋतिक जी से शादी की। शादी के बाद मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और बहुत गरीब थे, इसलिए मैं आपकी हमेशा मदद करती रही। शिवन्या का सच सुनकर सुजाता रोने लगती है। लगता है ये किस्मत का खेल है। माना जो भी तुमसे कुछ हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, लेकिन अब मेरे घर की बहू तुम ही हो। मेरे बेटे को कभी नुकसान मत पहुंचाना, बस यही तुमसे विनती है। सुजाता को हाथ जोड़ते हुए शिवन्या इंसान के रूप में आ जाती है और सुजाता से कहती है, अरे माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपके घर पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी और हमेशा आपके पूरे परिवार का ख्याल रखूंगी। उस दिन सुजाता एक नागिन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद शिवन्या अपने पति ऋतिक को फर्श से अर्श पर ले आती है, जिसके बाद वो एक बहू होने का पूरा पूरा फर्ज निभाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथों में दूध मोही बेटी थी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी। उसकी नन्ही सी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने के गम को बिसार कर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है। जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसके हाथों से लोगों का जीवन बच पाए। उस दिन से बनवारी अपनी बेटी को कंधे पर बांध भट्टी में ईंट ढोने का काम करने लगता है। गरीब बनवारी कभी खेतों में खेती बाड़ी करता, उसके कदम कभी घर में नहीं रुकते। गरीब बनवारी अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में इस कदर मेहनत करने में मगन हो गया कि उसे गुजरते समय का तकाजा भी नहीं हुआ। ख्याति अपने पिता की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर पढ़ती और कक्षा में हमेशा अव्वल अंकों से पास होती। दिन महीने और बदलते सालों के साथ 20 साल में बदल गए। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया? अरे बड़ी खुश लग रही है आज।
बात ही इतनी बड़ी है पिताजी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बहुत जल्द आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनकर बनवारी की बूढ़ी आंखों में बरसों बाद खुशी झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ती है। तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत गर्व है मेरी बेटी। बस इस पिता के कंधों पर तेरे हाथ पीले करने की एक आखिरी जिम्मेदारी है। कुछ ही समय बाद ख्याति अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बनवारी की बेटी की शादी एक बड़े ही रईस घर में तय हो जाती है। और राजवती कहती है, कद काठी से तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। वैसे बेटी, खाने में क्या बनाना आता है तुम्हें? अपने होने वाली सास का सवाल सुनकर ख्याति का चेहरा खौफ से फीका पड़ जाता है और वो अपने पिता का मुंह ताकने लगती है। तभी बनवारी बात संभालते हुए कहता है, अरे बहन जी बेफिक्र रहिए। अरे मेरी ख्याति बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ। इसके बाद राजवती चली जाती है और बनवारी अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाता है। ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है पापा। कभी सब्जी में नमक मिर्च बढ़ जा रहा है तो कभी रोटियां पापड़ की तरह भून जा रही है और चावल तो हर बार कच्चे रह जा रहे हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटी। मैंने ही तुझे चूल्हे चौके के काम में पड़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या होगा अब। ख्याति हताश होकर टहलने के लिए बाहर निकल पड़ती है। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान जो कि एक पेड़ के पास बैठा जोर जोर से छटपटा रहा था। ख्याति अपनी परेशानी भूलकर भागती हुई वहां आती है। अरे इनका शरीर तो सर्दी के मारे ठंडा पड़ चुका है। ख्याति अपना शॉल बूढ़े को ओढ़ाकर उसके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे उस बूढ़े के शरीर में गर्माहट भर जाता है। और वो बूढ़ा कहता है, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। देख पा रहा हूँ भगवान तुम्हारे हाथों की छुअन और कदमों की चाल से तुम्हारे मन में घिरे चिंता को मिटाने जा रहा है। हाँ। ख्याति अपनी चिंता में खोई हुई उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। कुछ ही दिन बीतने के साथ ख्याति की शादी हो जाती है और ससुराल की पहली सुबह बहू जैसे ही किचन में कदम रखती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में पूरी और भंडारा आलू बना लेना। नीलेश को बहुत पसंद है। और मेरे लिए सादी रोटियां और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। राजवती के किचन में जाते ही ख्याति गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ख्याति जल्दी जल्दी खाना बनाने की होड़ में पूरी रसोई बिखेर देती है और सर पकड़कर कहती है, अब क्या करूं? पूरा किचन बिखर गया। बावजूद इसके खाना भी जल गया। छोले कच्चे ही रह गए और हलवा तो बिल्कुल पानी के जैसे पतला हो गया। काश की किचन पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता। बहू के ऐसा बोलते ही किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते पूरा किचन चमक उठता है। ये देखकर बहू बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही बिखरा हुआ किचन पहले जैसा हो गया। कहीं ये जादुई किचन तो नहीं? जादुई किचन की पहचान जानने के लिए नई बहू गैस पर चढ़े जले भुने खाने की कढ़ाई कुकर को छूकर कहती है, अगर ये किचन जादुई है तो इसी पल मेरे हाथों का पकाया खराब खाना बेहतर खाने में बदल जाए। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी किरण जुगनू के जैसे खाने पर उमड़ते हुए उसे स्वादिष्ट खाने में बदल देती है, जिसके साथ खाने की खुशबू किचन से निकलकर घर के कोने कोने में घुल मिल जाती है। तभी राजवती मंदिर से लौट आती है और नई बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है। जैसे ही राजवती खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। एकदम नपा तुला हाथ पाया है तूने। इतने चटपटे छोले बनाए हैं, ना मिर्च ज्यादा ना नमक कम। हाँ माँ, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम भरपूर मात्रा में मिठास है, जिसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में शहद से भरी गगरी घुल गई हो। सचमुच बहू, तेरे हाथों में जादू है। अपने पति और सास के मुंह से खुद की बनाए खाने की बड़ाई सुनकर नई बहू इठलाते हुए मन ही मन में बोलती है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि किचन में है। ऐसे ही समय बीतता है और नई बहू अपने जादुई किचन के कारनामों से हर काम चुटकी बजाते ही कर लेती है। एक रात की बात है। अरे ख्याति बहू,
खाना पीना खत्म हो गया है तो लगे हाथों बर्तन भी धो दे। सुबह उठकर खाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी। रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अपनी सास राजवती के रसोई से जाते ही बहू बर्तनों के ढेर की ओर देखते हुए कहती है, एक तो ये जुल्मी जाड़ा, ऊपर से इन बर्तनों का ढेर तो मुझ बेचारी बहू के लिए आफत बन खड़े हैं। उन्हें मांजने धोने में तो हाथों की धज्जियां उड़ जाएगी। काश कि ये बर्तन खुद से धुल जाते तो मुझ बेचारी बहू को इस बर्फीले पानी में अपने हाथों की कुल्फी जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहू जादुई किचन से अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करती है, बर्तन खुद ब खुद धुलने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, वरना मेरे मांजने से तो बर्तन में कहीं ना कहीं झूठन रह ही जाती है। ऐसे ही नई बहू ख्याति का हर दिन खुशियों में बीत रहा था। उसके कहने से ही किचन का काम खत्म हो जाता है। फिर एक दिन, नई बहू, कल सुबह हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रसोई के कोने कोने की सफाई करके कल पंडित जी के लिए अच्छे से खाना बनाना। जरा भी स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। एकाएक नई बहू की नजर किचन के कोनों में लगे जालों पर जा रुकती है। अरे किचन में कितने सारे जाले लगे हैं, काश कि मेरे चुटकी बजाते ही ये साफ हो जाए। जैसे ही ख्याति चुटकी बजाती है, तभी सभी कोने के जाले गायब हो जाते हैं और अगली सुबह ख्याति जैसे ही किचन में कदम रखती है, किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। मेरे जादुई किचन, जल्दी से मेरे कहे अनुसार खाना बन जाए। फिर बहू जैसे ही पकवान का नाम बोलती है, कढ़ाई और पतीले घूमते हुए गैस पर कूद पड़ते हैं। एक और कढ़ाई में पूरी खुद ही तल रही थी, तो वहीं पतीले में खीर भी खुद ब खुद बन रही थी। कुछ देर बाद, खाना तैयार है माँ जी। अरे वाह मेरी गुड़ी बहू, तूने तो समय से पहले ही पकवान बना दिए। जीती रहे। बस माँ अन्नपूर्णा का बसेरा मेरी नई बहू के हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर बहू मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, बस मेरे किचन का जादू बरकरार बना रहे, इस नई बहू के लिए वही बहुत है माँ जी। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, कदम कदम पर मेरा हाथ बटाने के लिए। ऐसे ही नई बहू अपने जादुई किचन का हमेशा इस्तेमाल करके सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद नई बहू अपने ससुराल में सभी की लाडली बन जाती है। इसी के साथ नई बहू की जादुई किचन की ये कहानी यही समाप्त होती है।